हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग द रोड टू स्प्लेंडर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में यू जिंगशू की अपनी मदर के साथ फिर से आर्गुमेंट हो जाता है। फैन ने यू जिंगशू को बता दिया होता है कि तेंगवान और आपकी शादी अरेंज करने की बात चल रही है। इसी वजह से यू जिंगशी अपनी मदर से अपसेट हो जाए और दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है। उधर तेंगवान ने मैडम यू को भी क्लियरली बता दिया होता है कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ साल्ट स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहती है। अब तेंगवान और जॉलिंग क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो जी वे जाओ के राइट हैंड मैन को ढूंढ लेते हैं। उसे जी वे जाओ की बिजनेस और उसके इलीगल साल्ट स्मगलिंग नेटवर्क के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। जी वे जाओ ने उस राइट हैंड मैन की माँ को कहीं छुपा कर रखा हुआ था और उसकी माँ को धमकी के रूप में यूज़ करके उस आदमी से अपने लिए काम करवाता था। इसी वजह से वो आदमी अपनी माँ को ढूंढने के लिए ब्लैक टोकन चाहता था। जाओलिंग उसकी हेल्प करता है और उसकी माँ को ढूंढने में मदद करता है। अपनी माँ को वापस पाकर वो आदमी जाओलिंग का बहुत ग्रेटफुल हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि अब वो पूरी ज़िंदगी जाओलिंग के लिए काम करेगा। इससे तेंगवान और जाओलिंग की टीम में एक और यूज़फुल पर्सन ऐड हो जाता है। साथ ही उनके बीच ट्रस्ट और बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के बीच तेंगवान अपनी मदर को एक लेटर भेजती है। लेटर में वो बताती है कि वो सेफ़ है और ठीक है। इससे तेंगवान की मदर को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब क्योंकि जाओलिंग क्राउन प्रिंस के लिए ऑफिशियली काम कर रहा है, वो अपने अपीयरेंस और लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा चेंज करने लगता है। पहले जहाँ वो सिंपल तरीके से रहता था, अब वो अच्छे कपड़े पहनता और बेटर फूड खाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरे स्टेट में अब लोग जानते हैं कि तेंगवान उसकी फ्यूचर वाइफ है। इसलिए जाओलिंग तेंगवान के लिए ऐसी यूनिक और एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदता है जो पूरे सिटी में किसी और के पास नहीं होता। इसी बीच हम मैडम यन को देखते हैं। उनके हस्बैंड को भी कनेक्शन इलीगल साल्ट स्मगलिंग से होता है, जिसके बारे में तेंगवान और जाओलिंग को अब पता चल चुका है। एक दिन मैडम यन कैरेज में ट्रैवल कर रही होती है और रास्ते में उसकी मुलाकात मैडम यू से हो जाती है। मैडम यू मैडम यन को तेंगवान से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि तेंगवान बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। मैडम यन तेंगवान से इम्प्रेस्ड हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो तेंगवान को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में इनवाइट करेगी। बाद में मैडम यू घर आकर फैन को भी बताती है कि मैडम यन ने उन्हें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए फैन को मेरे बदले वहाँ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि फैन के पास बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए इनफ पैसे नहीं होते। उसके फादर ने उसकी शादी के दहेज के लिए कुछ बहुत रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स दी थी। ये बुक्स नॉर्मली कहीं और इजीली अवेलेबल नहीं थी। फैन डिसाइड करती है कि वो उन बुक्स में से 3 बॉक्सेस की बुक सेल करेगी और उस पैसे से मैडम यन के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदेगी। तेंगवान भी सोचती है कि मैडम यन ने उसे इनवाइट किया है तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जाओलिंग तेंगवान को गिफ्ट के लिए एक आइडिया सजेस्ट करता है। अगले दिन मैडम यन की बर्थडे पार्टी होती है, जहां स्टेट की बहुत सी इन्फ्लुएंस और अमीर लेडीज़ भी आती हैं। फैन एक इनसेन बर्नर गिफ्ट के रूप में लेकर आती है, लेकिन मैडम यन ये देखकर इम्प्रेस्ड नहीं होती क्योंकि उन्हें सेम टाइप का गिफ्ट पहले भी बहुत लोग दे चुके होते हैं। इसलिए वो फैन के गिफ्ट को कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं देती। फिर तेंगवान मैडम यन के सामने जाती है और कहती है कि उसके पास उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तेंगवान कहती है कि वो खाना लेकर आई है, लेकिन ये नॉर्मल खाना नहीं होता। तेंगवान ने पार्टी में सबको खिलाने के लिए बहुत यूनिक डिशेस प्रिपेयर करवाई होती है, जो वहाँ मौजूद लोगों ने पहले कभी टेस्ट नहीं की होती। जैसे ही गेस्ट उन डिशेस को देखते हैं और टेस्ट करते हैं, सब बहुत इम्प्रेस्ड और सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि तेंगवान का गिफ्ट बाकी सब गिफ्ट से बिल्कुल अलग और यादगार होता है। तेंगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद जाओलिंग तेंगवान को लेने आता है। नीचे पानी भरा हुआ था, इसलिए वो तेंगवान से कहता है कि मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। फिर वो खुद तेंगवान को अपनी पीठ पर उठाकर कैरेज तक लेकर जाता है।
वहाँ खड़ी बाकी औरतें दोनों को देखकर जेलस होने लगती है। जाओलिंग अपना हाथ भी आगे करता है ताकि तेंगवान उसके हाथ पर पैर रखकर कैरेज के अंदर चढ़ सके। तेंगवान कहती है कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वहाँ की औरतें उन दोनों के बारे में बातें करने लगती है और कहती है कि अगर किसी लड़की को ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। अंदर आने के बाद तेंगवान कहती है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया। जाओलिन कहता है तुम ही तो चाहती थी कि सब लोग हमारे बारे में बातें करें, इसलिए मैंने ये सब किया। अगले दिन तेंगवान मैडम यन को फिर से खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती है। ये बहुत रेयर टोकन्स होते हैं। उन्हें देखकर मैडम यन बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि बदले में तुम क्या चाहती हो। तेंगवान कहती है आपने खुद देखा है कि मेरे फियांसी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मेरे फियांसी साल्ट का बिज़नेस करते हैं, लेकिन उनके पास साल्ट बिज़नेस करने का परमिट नहीं है। मैं आपसे उनके लिए परमिशन चाहती हूँ। मैडम यन परमिट देने के लिए मान जाती, हालांकि वो पहले परमिट देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड का कनेक्शन साल्ट स्मगलर से था और मैडम यन को अभी तक ये पता नहीं था कि तेंगवान और जाओलिंग असल में इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए हैं। इसी बीच जुंजे उसी सिटी में पहुँचता है क्योंकि अगले दिन इंपीरियल एग्जामिनेशन होने वाला होता है। वहाँ वो सबको बताता है कि जिसे सब लोग मिसेस सी के नाम से जानते हैं वो असल में फू फैमिली की बेटी है। वो ये भी बताता है कि मिस सी का होने वाला फियांसी भी अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो असल में क्राउन प्रिंस के लिए काम करता है और दोनों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ एंट्री ली है। ये बात मैडम यन को पता चल जाती और वो बहुत परेशान हो जाती। उसे लगता है कि अगर दोनों क्राउन प्रिंस के लिए काम कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने आए होंगे। इसलिए मैडम यन तेंगवान को दोबारा बुलाती है। तेंगवान कहती है मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरा असली नाम तेंगवान है और मैं फू फैमिली की बेटी हूँ, लेकिन मुझे उस फैमिली से निकाल दिया गया है। फिर वो अपने फियांसी के बारे में ही सच बता देती है। वो कहती है कि उसका फियांसी कोई नॉर्मल साल्ट बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक साल्ट स्मगलर है और वही असली जी वे जाओ है। तेंगवान मैडम यन से रिक्वेस्ट करती आप मेरे फियांसी को साल्ट परमिट दे या ना दे, लेकिन प्लीज़ उन्हें मारना मत। मैडम यन कहती है मैं तुम्हारे फियांसी को क्यों मारूंगी, तुम जाओ और अपने फियांसी से मिलो। तेंगवान तुरंत जाओलिंग के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। जाओलिंग ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। तेंगवान उसके कान में कहती है वो तुम्हें मारना चाहते हैं, हमारी असली आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाली है, तुम ये इन्वेस्टिगेशन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जाओलिंग कहता है पहले चलो हम एक बोट के अंदर चलते हैं। दोनों बोट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक अटैक हो जाता है। मैडम यन को अभी भी उन दोनों पर शक होता है। जाओलिंग बोट से बाहर और अटैकर्स के साथ फाइट करने लगता है। तब एक आदमी जाओलिंग की तरफ एक स्पेशल सायरन फेंकता है। जाओलिंग उस सायरन को बजा देता है। सायरन की आवाज़ सुनते ही जीवेजा के वफादार लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो सब जाओलिंग की हेल्प करते हैं। अब तक किसी ने भी असली जीवेजा का फेस नहीं देखा था। सब लोग उसे सिर्फ उसके ब्लैक टोकन के थ्रू पहचानते थे, लेकिन आज सबके सामने जाओलिंग का फेस आ जाता है। जाओलिंग अपना ब्लैक टोकन तोड़ देता है और कहता है कि अब से मुझे कोई मेरे टोकन से नहीं बल्कि मेरे फेस से पहचानेगा। मेरे फेस को देखकर ही सबको पता चल जाएगा कि मैं जी वे जाओ हूँ। इसके बाद उसके लॉयल मैन भी उसे जी वे जाओ के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैडम यन ये सब ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जाओलिंग ही असली साल्ट स्मगलर है, इसलिए वो उसे साल्ट बिजनेस का परमिट दे देती है। परमिट मिलने के बाद जाओलिंग और तेंगवान साल्ट वेयर हाउस में इंटर करते हैं। मैडम यन भी वहां आकर कहती है कि मैंने तुम दोनों को गलत समझा था। इसके बाद तेंगवान जानबूझकर मैडम यन को एक दूसरी जगह लेकर जाती। मैडम यन की 3 बेटियां हैं, लेकिन आज तक उसका कोई बेटा नहीं हुआ। इसी वजह से उसके हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप बना लिया था और उससे एक बेटा भी पैदा हो गया था। ये बात मैडम यन को बहुत हर्ट करती है। वो अपनी तीनों बेटियों को देखती रहती है। इस सीन को देखने के असली रीज़न आपको आगे पता चलेगा। इधर इंपीरियल एग्ज़ाम का दिन आ गया था। जुंजे भी एग्ज़ाम देने आया था। उसके पीछे जो 2 लड़के होते हैं वो उसके बैग में चीट डाल देते हैं। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स की बुक्स और बिलोंगिंग्स चेक की जा रही थी। चेक करने के दौरान अथॉरिटीज़ को जुंजे के बॉक्स के अंदर एक चीट नोट मिलता है। अथॉरिटी कहते हैं तुम चीटिंग करने वाले थे, इसलिए जुंजे को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने
ही नहीं दिया जाता। जुंजे बार बार कहता है ये पेपर मेरा नहीं है, मैंने ऐसी कोई चीज़ लेकर नहीं आया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता। असल में ये सब जाओलिंग के लोगों ने किया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जाओलिंग के आदमी जुंजे को पकड़ लेते। पहले वो जुंजे को मारते हैं और उसकी नाक तक फोड़ देते हैं। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि अब सच सच बताओ कि तुमने फू तिंगवान को कैसे फंसाया था। जुंजे पहले सच बताने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन जब उसे डराया जाता है तो आखिरकार वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो बताता है कि जब उसकी बहन को बंद किया गया था तब उसकी बहन ने उसे वो इनर गारमेंट दिया था। उसकी बहन ने जो कुछ भी करने के लिए कहा जुंजे ने वही किया। वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कन्फेशन सुनने के बाद तेंगवान को अपना पूरा पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसने अपनी ग्रैंड मदर से कितनी बार रिक्वेस्ट की थी। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगता है। आखिरकार उसे वो कन्फेशन मिल गया था जिसका वो इतने समय से इंतज़ार कर रही थी। जुंजे ने अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर और फिंगरप्रिंट से सिग्नेचर करके वो लेटर उन्हें दे दिया था, जिससे तेंगवान अपने पास संभाल कर रख लेती है। अगले दिन इंपीरियल एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस होता है। रिजल्ट देखने के लिए सभी फैमिलीज वहां मौजूद होते हैं। इस बार यू जिंगशु फर्स्ट आता है। यू जिंगशु की मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यू जिंगशु की मदर ने पहले कहा था कि अगर यू जिंगशु एग्ज़ाम में फर्स्ट आया तो वो उसकी शादी फैन के साथ करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब यू जिंगशु फर्स्ट आ गया था, इसलिए वो फैन और यू जिंगशु की शादी के लिए मान जाती। इसी बीच क्राउन प्रिंस का एक आदमी उनके पास आता है। वो उन्हें एक पेस्ट्रीज का बॉक्स देता और उनके बेटे के इंपीरियल एग्ज़ाम में फर्स्ट आने पर बधाई देता है। साथ ही वो मैडम यू को ये भी समझाता है कि साल्ट केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसलिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई भी बड़ा फंक्शन या सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। फैन अपने होने वाले हस्बैंड यू जिंगशु के लिए सेलिब्रेशन करना चाहती थी, लेकिन उसकी होने वाली सास कहती है कि अभी कोई बड़ा फंक्शन नहीं हो सकता। फैन कहती है ठीक है, मैं सिर्फ कुछ लेडीज़ को बुलाकर एक छोटा सा पोएट्री गैदरिंग रखूँगी। उसकी सास कहती है कि इतना छोटा फंक्शन किया जा सकता है। इसके बाद यू जिंगशु की मदर वही स्पेशल पेस्ट्रीज देखती है और अपनी मेड से कहती है ये पेस्ट्रीज इंपीरियल किचन में बनता है जो बहुत रेयर होता है, इन्हें यू जिंगशु के पास लेकर जाओ, उसे ये बहुत पसंद आएगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।